दिनों बाहर चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मैं 2-3 दिन से इस मुशक्क़त से गुज़र रहा हूँ और हर एक शख्स से ये पूछ रहा हूँ कि आप डॉक्टर पटेल साहब को जानते हैं? हर शख्स ये मुस्कुरा के कह रहा हाँ अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैं उसके सुनता हूँ, बताइए। उसके बाद आज पूरी तरह इंकशाफ हो गया डॉक्टर कासिम इमाम साहब ने जो बताया इनके बारे में। तो सर ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं इतने प्रोग्राम में जाता आता रहा, मिलता जुलता रहा, आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। आइए बात की शुरुआत करते हैं। ये बचपन का प्रोग्राम है। हर इंसान की यादें बचपन से जुड़ी होती हैं। कुछ मेरी भी यादें हैं, कुछ आपकी भी यादें हैं, और उस बचपन की यादों को लेकर ही ये गुल बूटे का प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। तो बचपन की यादों में चलते हैं, एक झलकियाँ देखते हैं। सर मैं आपसे पहला सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई, तालीम हुई, वो कहाँ से हुई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकatuh। मेरा नाम डॉक्टर सादिक बापू मियाँ पटेल है। मेरी पैदाइश एक छोटे कस्बे में, महाराष्ट्र स्टेट, जिला बुल्ढाना। कस्बे का नाम पलसी है, जिसकी पॉपुलेशन आज 1200 के करीब है। वहाँ पे एक ज़मींदार फैमिली में मेरे दादाजान, जिन्होंने हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। मेरे वालिद साहब जो हमारे तहसील के पहले बीएससी साइंस ग्रेजुएट थे, जिन्होंने 1946 में बीएससी की और तहसील के पहले बीएससी थे सभी कौमों के हिसाब से। खुशकिस्मती ऐसी रही कि एक ऐसे फैमिली में पैदाइश हुई जहाँ मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना लगा, सब कुछ है वो मिलता रहा। सिर्फ यही था कि जो सरमाया सब ख़ानदान वालों ने दिया था उसको और बढ़ाना, ये हमारी कोशिश थी। मेरी जो पढ़ाई हुई कॉलेज की वो खामगांव में हुई। वहाँ से मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिला 1972 में। 1977 में मैंने एमबीबीएस किया। 1981 में मैंने एमडी किया। 1984 में मैंने डीसीएच पेडियाट्रिक्स में किया। 1978 में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट मिला नागपुर में। वहाँ पे 5 साल काम किया। उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे यंगेस्ट एसोसिएट प्रोफेसर करके जेजे में 1984 में मैं यहाँ ज्वाइन हुआ, जब मेरी उम्र सिर्फ अपने 29 साल की थी। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे ये किस्मत से मिलती गई। उसके बाद का जो यहाँ का जो सफ़र हुआ है, जद्दोजहद मुझे कुछ भी नहीं करना लगी। जब मैंने देखा कि सब कुछ जो है अपने को ऐसा ही मिला है, तो हम किसी और के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तो मैं यहाँ के जो डॉक्टर्स जो है एमबीबीएस के मेडिकल कॉलेजेस उस ज़माने में 14 थे, तो उसका मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट था। आप ये सुनिए कि जब हम बातें करते हैं डिफ्रेंशिएशन की, हम जब बातें करते हैं कि हमको किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, उसका मुझे कोई भी तजुर्बा नहीं आया। लोगों ने मुझे 80 से 90% वोट दे के 2-2 साल के 6 साल के लिए प्रेसिडेंट पूरे महाराष्ट्र का बनाया। माशाअल्लाह। उसके बाद डॉक्टरों की यहाँ जो सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, उसका 2004 से 2006 सब डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन जहाँ होता है वहाँ का मैं चेयरमैन रहा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हुई कि मैं नहीं चाहते हुए भी वो जिम्मेदारी मुझे दी गई। इसके पीछे मेरा एक सबसे बड़ा ये था कि मुझे खुद के लिए कुछ मांगना नहीं लगा। जो कुछ मुझे सब मिल गया था वो हेरिडिटरी मिला था। अब मुझे लड़ना था कि भाई हमको क्या चाहिए। अस्पतालों में पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती थी, दवाइयाँ मुफ्त में नहीं मिलती थी, पेशेंट को तवज्जो नहीं दिया जाता था। तो हमने इसकी कोशिश की कि महाराष्ट्र के हर कोने में आने वाले हर मरीज़ को अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट देना चाहिए और ये सब मुफ्त में देना चाहिए। इस तहरीक में मैंने जब हिस्सा लिया तो सरकार की तरफ से ऐसा लगा कि ये लोग जैसे है ये तो बहुत ज़्यादा कुछ अपने खुद को समझते हैं, तो उन्होंने हमें को तकलीफ़ देना शुरू किया। उसी वक्त वो ज़माना था 1990 का। हमने देखे कि भाई कोई हमको मदद के लिए आ सकता है क्या, क्योंकि हमको तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी चाहिए था।
ऐसे में हमारी खुशकिस्मती ऐसी रही कि हमको एक ऐसी शख्सियत मिली जिनका नाम था प्रोफेसर सुहेल लोखंडवाला साहब। वो उस वक्त एमएलए थे, एक कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके थे। हम उनसे गए, हमने बोला कि डॉक्टरों की ये प्रॉब्लम्स है, हम पेशेंट के लिए मांग रहे हैं, हम जनता के लिए मांग रहे हैं, हम हमारे लिए ना कभी सैलरी मांग रहे हैं ना कोई बेनिफिट्स मांग रहे हैं। उन्होंने असेंबली के अंदर 1 घंटे की तकरीर की। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि मुझे 1 घंटा इस पर चर्चा करना है, और महाराष्ट्र के विधानसभा में 1 घंटे की उस पर पूरी बहस हुई। और उस बहस में उन्होंने जो मुद्दे रखे, उस मुद्दों के बुनियाद पे आज जो हमको फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम हो या राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज स्कीम हो, ये सिर्फ की ये जो मिली, ये प्रोफेसर सुहेल लोखंडवाला साहब का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे हर आदमी जो है वो पॉलिटिक्स में भी रहे, वो समाज कार्य में भी रहे, वो एजुकेशन में भी रहे। तो कहने का मतलब ये था कि हमको जो संघर्ष जो करना लगा वो खुद के लिए बहुत कम करना लगा। सब जो चीज़ें मिली वो आसानी से मिलती गई, लेकिन हमने ये सोचे कि हमको अब करना है वो अपने औरों के लिए करना है, कि जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते वहाँ तक हमको पहुँचना है। और उसका सबसे बड़ा ज़रिया जो होता है वो होता है टीचर। मेरी सबसे ज़िंदगी में अहमियत होती है वो टीचर। हमारी एक बहुत बड़ी महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 75,000 मेंबर है, जिसको कहा जाता है कि महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ। मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र में आज हम कहाँ अगर कभी समझ लो जाते हैं तो ऑफिसर से लेके सुपर क्लास 1 IAS ऑफिसर से लेके तो क्लास 4 एम्प्लॉई एक ही प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं आए हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं कि महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी, जिसके 65,000 रजिस्टर्ड मेंबर हैं। गवर्नमेंट की उसको रिकॉग्निशन है, और जब भी कोई तालिब इल्म या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे कोई भी तकलीफ होती है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को आता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूहे रवा है वो है हाजी सैपन जतकर साहब, जिन्होंने 25 साल की उम्र में एक सपना देखा था कि मैं तो बहुत बड़ा संघर्ष करके ऊपर आया हूँ, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों की क्या हालत होगी। उस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी, आज वो जॉइंट कमिश्नर GST के हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनके साथ दूसरे IAS ऑफिसर हैं, काफ़ी लोग अपने उनसे जुड़े हुए हैं। और ये इंसान एक ऐसा है कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम को दे दी है। जब ऐसे लोगों के साथ हमारा बैठना उठना हुआ। बहुत शुक्रिया सर। मैं दूसरे सवाल की तरफ जाऊं। लिस्ट में 10 सवाल हैं, तो मैं जिस सवाल को पूछूं सब एक एक कर, हाँ तो एक एक कर जवाब दूंगा। हाँ, अगर मैं दूसरा सवाल की तरफ नहीं, मैं मेरे बारे में बोलने के बजाय मैं आज के हालात के बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, हर बच्चा जो है तालीम याफ्ता, वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, वो चाहता है मैं इंजीनियर बनूँ, वो चाहता है मैं एडवोकेट बनूँ। आज अगर कभी पूरे महाराष्ट्र का अगर हम मुलायजा लेते हैं तो 1,10,000 MBBS की सीट्स हैं, जिसमें से करीबन 9.75% मुस्लिम बच्चों को महाराष्ट्र में एडमिशन मिली है। डेंटल में 10.5%, इंजीनियरिंग में भी करीबन 10%, लॉ में भी 10%। इसका मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी जगह बना रहे हैं, अपने खुद के इस पे ये कर रहे हैं। लेकिन हम एक इसमें पिछड़ते जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट की सर्विसेज में। गवर्नमेंट के सर्विसेज का बहुत बड़ा फ़ायदा जो होता है वो अपने से ज़्यादा लोगों को होता है। एक कलेक्टर, एक तहसीलदार, एक BDO, एक PI, एक कमिश्नर अपने इसको क्या नहीं दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। और इसीलिए हमारे बच्चों की सोच में हमको बदल लाना ज़रूरी है। माँ बाप चाहे कि मेरा बच्चा जो है वो गवर्नमेंट के जॉब में आए। गवर्नमेंट के जॉब में आना ये खुद के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता है जितना समाज के लिए बेनिफिशियल होता है। आज बड़े इसके साथ नाराज़गी के साथ इस बात कि आज हम गवर्नमेंट के सर्विसेज में हम सिर्फ 1.5% है, 1.5%। अगर उसमें से हमारे उर्दू तो हमारा परसेंटेज आता है 1%। जब मैं MD हो गया बस तो एसोसिएट प्रोफेसर बन गया। वालिद साहब ने पूछे आपको क्या करना है, मैं बोला जो आप बोलेंगे वो मेरी राय है। वो बोले अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो तो आप बहुत कमाएंगे, इतना कमाएंगे कि आपके बहुत बड़े बड़े मकान होंगे, 2-4 गाड़ियाँ होंगी, लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सरकारी जॉब में आओ, यहाँ आपको सैलरी मिलेंगी फिक्स, ठीक है उसमें गुजारा हो जाएगा, अल्लाह ने आपको दिया है।
लेकिन आप जो सर्विसेज जो देंगे वो आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम होगा। और उसके बाद मैंने देखा कि गवर्नमेंट जॉब में करते हुए भी हर ओहदा मुझे मिला। मैं अकेला मुस्लिम डॉक्टर हूँ कि जिसको प्रोफेसर एमेरिटस महाराष्ट्र में दिया गया। कहीं गया नहीं मंत्रालय, कहीं किसी से मिला नहीं, लेकिन सिर्फ अपने सर्विसेज पे, अपने जद्दोजहद पे और लोगों के प्रॉब्लम्स को लेकर लड़ने की वजह से मिला। मैं कहता हूँ कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा मेरा एक मैसेज है, यहाँ बच्चे कम दिखाई देते लेकिन हमारे दो दुश्मन हैं आज, एक है मोबाइल और दूसरा है मोटर बाइक। हमारे बच्चों के हाथ में का मोबाइल निकाल लो, मोटर बाइक जो है उसका मिसयूज़ मत करने दो। ये बहुत बड़े हमारे दुश्मन हैं। और मेरे तालिब इल्म को ये है कि हम अल्लाह ताला ने मुस्लिम बच्चों को जितना दिमाग दिया है, मैं मेडिकल कॉलेज में 40 साल से पढ़ा रहा हूँ मुस्लिम डॉक्टर्स को, मैंने देखा हूँ कि हमारे लोगों का जो नज़रिया है, मुस्लिम डॉक्टर्स को देखने का जो नज़रिया है वो बहुत अच्छा है। हम लोग ईमानदार होते हैं, हम लोग अपने हर चीज़ में काफ़ी लोगों से आगे होते हैं, हम तरबियत में अच्छी मिलती रहती है, इसलिए दिमाग में हम कहीं भी कम नहीं हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कि आप अपने ये मत समझो कि आप कमज़ोर हैं, आप दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। मैं सिर्फ एक शेर आपके लिए कहना नज़र करना चाहता हूँ कि चांद सितारों की धुन में आसमां को तुम क्यों देखे, चांद सितारों के धुन में तुम आसमां को क्यों देखे, ज़मीं पे बिखरे ये चांद सितारे क्या कम। तो यही हमारी उम्मीद है, यही हमारे देश का भविष्य है, यही हमारा सरमाया है, हमको इसको आगे बढ़ाना है। इंशाअल्लाह माँ बापों का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को किसी अच्छे से अच्छे महंगे स्कूल में जाने से तरबियत नहीं होती है, वहाँ एजुकेशन ज़रूर होता है, लेकिन तरबियत वहाँ होती है कि जहाँ टीचर्स अच्छे होते हैं। तो उसी स्कूल में एडमिशन अपने बच्चे को दिलाए कि जिसके टीचर्स जो है वो बहुत नामी हैं। मैं एक नाम का शख्सियत यहाँ पे हमेशा ज़िक्र करूँगा, जिनका शख्सियत का पहला ज़िक्र जो यहाँ पे सबसे पहले आए, डॉक्टर साहब अपने, उन्होंने भी उनका जिक्र किया, वो भी मेरे रोल मॉडल है। आज 92 साल की उम्र में भी वो यहाँ विदर्भ के आए हुए लोगों की खिदमत कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा सपना लेके एक आशियाना विदर्भ बनाने की उनकी पूरी ये है। और उनका नाम है कासिम रज़ा सर। वो भी टीचर थे, प्रिंसिपल थे, 52 साल की उम्र है, लेकिन आज भी एक्टिव है। जो लोग लोगों के लिए काम आते हैं वही लोगों में जिंदे होते हैं, उन्हीं का नाम लिया जाता है। बस यही मेरा मकसद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरे 3-4 सवाल का एक साथ जवाब दे दिया, तो ये मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई कि मैं बार बार ये सवाल करता, फिर दूसरा सवाल करता, फिर तीसरा सवाल करता। आपने एक साथ 4-5 सवाल का जवाब दिया, तभी मेरे पास सिर्फ 3 ही सवाल बाकी रह गए हैं। फिर भी बचपन का ये प्रोग्राम चुके हैं, हम बचपन में जा रहे हैं, क्योंकि बचपन से रिलेटेड ही ये प्रोग्राम जो है। तो बचपन में हर एक का कोई ना कोई शौक़ होता है। जैसे मेरा शौक़ ये था कि कबड्डी लड़ना और दूध रोटी खाना, तो पहला शौक़ ख़त्म हो गया, दूसरा शौक़ आज भी बाकी है। तो मैं सर आपसे ये एक छोटा सा सवाल करूँगा, आपने शौक़ पर, कि आपको बचपन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का शौक़ था? सच बोले तो मेरा बचपन जो है वो बड़ों के साथ गुजरा है। वाह। यानी वालिद साहब और हमारे चाचा और बड़े भाई बहन, ये इसमें गुजरा है। तो वो बचपने का जो ये था वो नहीं मिला करीबन। बस मैं 15 या 16 साल की उम्र में भी मैं समझता था कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ। माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, और वालिदैन जो होते हैं वो सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं बच्चे की परवरिश में। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके वालिदैन में आप मरूब किससे ज़्यादा थे, अपने वालिद साहब से या वालिदा साहिबा से? देखिए, अम्मी जो होती है वो अम्मी होती है, लेकिन अगर आपका सही जो तरबियत का जो ये होता है मकाम होता है और आपको जो मिलता है वो वालिद साहब से मिलता है। तो जो इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल जो होता है वो वालिद साहब का एक सरमाया होता है, और अम्मी का तो कोई जवाब नहीं है। मेरी अम्मी जान जो है उनके नाम का जूनियर कॉलेज है, हजन जैतून भी, बापू मियाँ पटेल। मेरे दादा जान के नाम का एक स्कूल है, मेरे दादी अम्मा के नाम का एक स्कूल है। मेरी 2 बहनें
एक मुझसे छोटे और एक बड़े, वो इंतकाल हो गए। उनके नाम के भी 2 स्कूल हैं माशाल्लाह। हमने यही एक सोचा है, क्या जब अल्लाह ने दिया है तो वो औरों के लिए दिया है, उसका बहुत अच्छे से उसका अगर ये किए। आज हमारे इंस्टीट्यूट में 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां वहाँ बीएससी कर रही हैं। यानी ये बताइए कि एक छोटे से कस्बे में एक अपनी बच्ची बुरखे में आके अगर वो बीएससी और एमएससी कर रही है, तो जब वहाँ पे एक छोटा सा ये बताता हूँ कि जो यूजीसी का एक इंस्पेक्शन होता है कॉलेज के लिए, अपने नैक का इंस्पेक्शन कहते हैं, 3 स्टेट के 3 बड़े बड़े लोग आते हैं, वाइस चांसलर, और बीइंग आई एम ए पार्ट ऑफ द फैमिली, मुझे भी बुलाया गया वहाँ पे। और मैंने उनसे कहा कि भाई अगर पैसा कमाना और कोई हमारा मकसद होता तो हम ये स्कूल और कॉलेज अपने बम्बई, नागपुर, अकोला, बुल्ढाना बड़े शहरों में खोलते। हमारा मकसद तो है, हमने तो कॉलेजेस जो है वो ट्राइबल एरिया में, एक देहात के एरिया में खोले कि जिसका पॉपुलेशन तहसील से भी छोटे छोटे प्लेस में खोले। इसका मकसद यही है कि जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले सकते, जिनके माँ बाप बच्चियों को उनके कुछ कारण की वजह से बाहर नहीं भेज सकते, उनको वो सुविधा वहीं प्राप्त किया जाए। तो उसी के एक इरादे से हमने किए। उन्होंने हमारे कॉलेज को पहले ही इंस्पेक्शन में A ग्रेड दिया। बहुत शुक्रिया। स्कूल और अभी सिर्फ 2 ही बातें बता देता हूँ फैमिली के बारे में आपके। इसमें यह है, हम 3 भाई हैं। उससे छोटे वाले भाई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में अकेले मुस्लिम ऑफिसर थे कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लॉ डिपार्टमेंट में थे। अभी भी काफ़ी कमिटीज़ पे वो हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। छोटे भाई साहब वो हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके इरादे, उनकी बुलंदियाँ, उनकी जो सोच, इनकी तरीका है कि उस आदमी ने 26 साल की उम्र में सोचा कि मैं मेरे दादाजान के नाम का स्कूल खोलूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये चीज़ें जो है तो सभी तरीके से अल्लाह ने नवाजा था, उसका अच्छे से अच्छा नहीं। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। जी जी नहीं, बेशक वो पुरानी यादें वाबस्ता हो जाती हैं तो इंसान हो जाता है। वो भी काफ़ी अपने अपने हद तक काफ़ी बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर रह चुके भी। वो भी सुपर क्लास का 1 ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्टी डायरेक्टर थे। ऐसा इस तरीके का ये रहा। मेरा बच्चा जो है अभी मंत्रालय में यंगेस्ट अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एडवोकेट अशरफ पटेल। मेरी बहू जो है वो भी चिश्तिया शरीफ के ख़ानदान से है और वो भी LLM हैं। बड़ा खुशकिस्मती, हमेशा हमेशा साथ देते रही। भतीजे और भांजे सब जो है वो अपने अपने मकाम पे है। मैं सिर्फ एक ही बात, छोटी सी बात कह देता हूँ जी। हमारे 4 बच्चे जो है वो अंजुमन इस्लाम में पढ़े हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड, बजाएं। उसमें से सबसे पहली जो थी वो अंजुम हमीद पटेल भाई साहब की लड़की, जो डेंटल सर्जन है, बम्बई में प्रैक्टिस कर रही है, अंजुमन इस्लाम से पढ़ी है। उसी का क्लास फेलो जो था मेरे साहबजादे एडवोकेट अशरफ पटेल, वो आज अंडर सेक्रेटरी यंगेस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है और अंजुमन इस्लाम में पढ़े हैं। तीसरी हमारी भतीजी सदफ हमीद पटेल, वो भी अंजुमन इस्लाम में पढ़ी और वो आज अपने IT सेक्टर में काम कर रही है और खुशकिस्मत है। दोनों बच्चियों की शादी हो गई है, बच्चों की भी शादियां हो गई है। सबसे छोटे जो है सैफुद्दीन पटेल, वो भी वहीं पे पढ़े हैं, हामिद साहब के साहबजादे। और इंडिया में PhD होल्डर विल बी इन द कंट्री, विल बी द सैफुद्दीन हमीद पटेल एट द एज ऑफ 28 फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये बच्चों ने भी यही सोचा कि जो माँ बाप कहेंगे वो, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको ये स्कूल में डालो, वो स्कूल में डालो। जो हमने कहा वो उन्होंने सुना और आज उनकी ज़िंदगी खुशनुमा हो गई है। तो इसीलिए मैं पेरेंट्स से करना चाहता हूँ कि आप स्कूल का चॉइस ऐसा कीजिए कि जहाँ हमारे बच्चों को ये महसूस ना हो कि हमें पूरा ख्याल नहीं दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम समझते हैं कि ये अंजुमन इस्लाम में पढ़ने के बाद हमारा बच्चा क्या बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। 4 एग्जाम्पल हमारे इसके हैं। और सैफुद्दीन पटेल जब अपने बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला, उनको सवाल किया गया कि आप क्या बनना चाहते हैं। जवाब में उन्होंने दिया कि मैं एक अच्छा शायरी बनना चाहता हूँ। और उसी पे उनका वहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड उनको मिला। तो बस यही। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे कि स्कूल के वक्त में जब आप ज़ेर तालीम थे स्कूल में, तो उस वक्त आपको किसने इंस्पायर किया डॉक्टर बनने के लिए, आपके वालिदैन ने या किसी टीचर ने?
1970 तक ये था कि मेरिट लिस्ट आती थी और मैं नागपुर बोर्ड का स्टूडेंट था और मैं 18वां मेरिट आया था। 500 में से मुझे सिर्फ 423 मार्क्स मिले थे, जो 84.6% आते हैं। आज 84.6% वाले अगर स्टूडेंट्स गिने तो हज़ारों के तादाद में मिलेंगे। उस वक़्त मैं 18वां मेरिट आया था नागपुर बोर्ड से। तो हर रोज़ खाने के वक्त वालिद साहब की और हमारी बातें होती थी। उन्होंने कहा कि आपको डॉक्टर बनना है। मैं बोला कि ठीक है, वालिद साहब जो बोलेंगे वही करना है अपने। तो किस्मत से मैं अच्छे मार्क्स मिलाया। उस वक़्त मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई, नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिल गई। पैसा होते हुए भी सब एजुकेशन मेरा फ्री में हो गया। डॉक्टर अलाउद्दीन साहब MBBS तक मुझे एक भी पैसा खर्चा नहीं करना लगा। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप 150 रुपीज़ पर मंथ मिलती थी और मेरा रूम और सब खर्चा जो है वो 100 रुपये में हो जाता था। सबसे अच्छे हॉस्टल में वालिद साहब ने मुझे रखे थे। इसका मतलब ये कॉलेज कहाँ से किया? हाँ, कॉलेज कहाँ से हुआ? मैं MBBS नागपुर से किया, MD नागपुर से किया, DCH नागपुर से किया और एक प्रमोशनल पोस्ट से एसोसिएट प्रोफेसर करके सबसे कम उम्र में 29 साल में पूरे महाराष्ट्र में बम्बई शहर में कदम रखा। और बस फिर लोगों का जो प्यार मिलता रहा। तालीम मुकम्मल होने के बाद जद्दोजहद आई या जद्दोजहद हमेशा आसानी से जॉब मिल गई? जद्दोजहद हमेशा औरों के लिए करना लगी जो मेरे थे, और नहीं बोलना चाहिए, जो मेरे थे और वो जद्दोजहद नहीं कर सकते थे। और सरकारी नौकरी में रह के जद्दोजहद करना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ये ऐसा है कि एक मुश्किल कांटे भरो रास्तों पे चलना है आपको। तो इसीलिए कैसा था कि बचपन की कोई याद जो बहुत तल्ख हो और जो आप भुला ना पाए हों, कोई ऐसी याद जो बहुत तल्ख हो? अभी ऐसा हो गया है कि सभी कुछ इस तरह से ऐसा ये होता रहा कि कोई परेशानी नाम की कोई चीज़ नहीं रही, कोई ये नहीं रही। एक सादी सूदी ज़िंदगी रही। अपना स्कूल से घर, घर से स्कूल, कॉलेज से घर और अपना डिपार्टमेंट। और ये तो इसलिए मुझे एक ऐसा ये रहा कि एक शौक़ जो था बस वो लोगों से मिलने का रहा। जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता था तो वो मुझे नई ताकत दे के जाता था। आप एक कामयाब डॉक्टर हैं, एक कामयाब रहनुमा हैं, एक कामयाब टीचर भी हैं और एक कामयाब सोशल वर्कर भी हैं। आपने कई स्कूल चला रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार या इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? ये तो सब बस फैमिली बैकग्राउंड है। दादा जान ने अपने जंग आज़ादी में जो अपने उनका ये दिए, उसके बाद वालिद साहब ने पूरी ज़िंदगी जो है वो एजुकेशनिस्ट के तौर पे लगा दिए। कभी ये नहीं सोचे कि मैं पैसा कमाऊं और मैं मेरे लिए करूं। जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके स्टूडेंट्स ने आके उनके नाम पे हमसे तजवीज़ की जाती है बस। और मैं एक ही बात बोल दूँगा, मेरी जो ताकत है वो पेशेंट है। जब देहात से कोई पेशेंट आता था मेरे सामने और वो कोई पैसा नहीं है, बड़ी बीमारी है, जे में आया है, बम्बई में पहली बार कदम रखा है, तो मैं सोचता था कि सच में इसकी हिम्मत कितनी है। ये अपने अम्मा अब्बा को, अपने भाई बहन को ये कितना दिल से चाहता है। बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास वक्त बहुत कम है, दूसरे प्रोग्राम शुरू होने वाले। मेरा से एक छोटा सा सवाल ये है कि आपकी उम्र क्या है और आपकी शादी कब हुई? मेरा जन्म है 1954 का। मैं मार्च महीने में 71 साल की उम्र पूरी करके 72 साल के में दहलीज में रखूँगा। 1982 में मेरी शादी 30 में 1982 को मेरे मामू जान की लड़की से हुई। करीबी रिश्ता था, करीबी ख़ानदान में हुई। नई नस्ल को कोई पैगाम देना चाहेंगे आज? मैं तो बस बच्चों को यही कहता हूँ, क्या बस आप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इधर उधर कुछ मत देखो, ये मत देखो कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बस कुछ भी नहीं, हमारी काबिल जो है वही दुनिया में सब कुछ अपने को देती है। और हमने देखे हैं कि बड़े बड़े बहरनुमा और हर लोगों ने स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं। और स्ट्रगल में जो मज़ा है वो मेरे जैसी ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि अगर मुझे स्ट्रगल करने की मिलता तो मेरी शख्सियत और भी इससे ज़्यादा मजबूत होती जितनी आज है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत तफसील से आपने